हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन की फर्स्ट क्लास हमने अटेंड की थी। आपने उसके अंदर सीखा था कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर किया जाता है, उसका एक काम से दूसरे काम पर भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, मतलब मशीनरी आपके फैक्ट्री में आई, आपने खरीद ली, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मतलब 1 लाख रुपए गए, कैश गया 1 लाख, और 1 लाख की मशीनरी आई। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे एक ट्रांजैक्शन करने पर उसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ता है। यही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सीखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, फिर से रिपीट करूंगा, 11th में, 12th में बीकॉम सीएस करते हैं तो, या एमकॉम एमबीए, आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे और उसका बेस है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे आप जानते हो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसके क्या दो इफेक्ट होती हैं और किस तरह से होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ ट्रांजैक्शंस बताता हूँ, जो कि आप सीख लोगे तो आपको सारी इस चैप्टर की क्वेश्चंस तो करना इजी रहेगा ही। आगे पूरे कोर्स में आपको पता रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका ये इफेक्ट पड़ा होगा। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पहला ट्रांजैक्शन, मिस्टर जे स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। एक मिस्टर जे हैं, उन्होंने 50,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने 50,000 रुपए खर्च किए, बिजनेस में लगाए और उससे बिजनेस शुरू किया। अब जो बिजनेस है, बिजनेस की जो अकाउंट्स है, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा? बिजनेस के अंदर कैश 50,000 रुपए आया, 50,000 रुपए का कैश आया बिजनेस में, जो उन्होंने शुरू किया बिजनेस। और जो मिस्टर जे ने पैसा लगाया, वो क्या कहलाता है? बिजनेस के अंदर कोई भी मालिक जब पैसा लगाएगा तो उस पैसे के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? उसके लिए यूज किया जाता है कैपिटल। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप सबसे पहले चैप्टर 2 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि कैपिटल का क्या मतलब है, कैश हम क्यों कहते हैं, या अलग अलग जो टर्म्स हैं, लायबिलिटी, एसेट, इन सब का क्या मतलब होता है। तो देखिए, मिस्टर जे ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ गया, ठीक। और जो कैश, जो बिजनेस जो ओनर है मिस्टर जे हैं, उनकी कैपिटल बढ़ गई, 50,000 रुपए की कैपिटल। अभी मान लीजिए ये उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, कोई जो चलता हुआ बिजनेस अगर उसमें पैसा लगाता, ठीक, तो बिजनेस तो चल रहा है तो उसमें कैश बढ़ जाता। पैसा दिया है ना, पैसा बिजनेस में लगाया है, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा बढ़ गया, तो कैश बढ़ गया, और जिसने लगाया ओनर ने, उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो सबसे पहली चीज, तो मिस्टर जे ने कोई बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर उससे उनकी कैश भी बढ़ जाएगा और उनकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अब कैश और कैपिटल बढ़ेगी 50,000 रुपए की। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ? गुड्स परचेज की। उन्होंने अब बिजनेस करना है तो पहले सामान खरीदेंगे, तभी तो सामान बेचेंगे। तो अब उन्होंने सामान खरीदा, गुड्स परचेज की 10,000 रुपए की। अब 10,000 रुपए की जो गुड्स परचेज की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक। और 10,000 खर्च करके क्या होगा? उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें गुड्स मिलेंगी। 10,000 की गुड्स उनके बिजनेस में आ जाएंगी, जिसको वो बेच के पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। उन्होंने कैश 10,000 रुपए खर्च करके गुड्स खरीदी। तो क्या हुआ? जो गुड्स हैं, गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं, वो बढ़ गई, ये एरो ऊपर को है। और जो कैश है, जो 10,000 रुपए चले गए बिजनेस में से, खर्च हो गए, तो कैश हो गए 10,000 रुपए कम बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे एरो डाउन है। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर के ₹10,000। मिस्टर के हैं कोई, उनसे 10,000 रुपए का सामान फिर खरीदा, गुड्स खरीदा। लेकिन अब यहाँ पे अंदर देखोगे, यहाँ लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर कहीं कैश नहीं लिखा, ठीक, और नाम लिखा है मिस्टर के, मिस्टर के से खरीदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, सबसे पहले गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स तो बढ़ जाएंगी, 10,000 रुपए की गुड्स बढ़ गई, ठीक। लेकिन क्योंकि कैश में नहीं खरीदा है, मिस्टर के से खरीदा है और कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार पे खरीदा है।
तो मिस्टर के को अब उधार बाद में हम चुकाएंगे 10,000 रुपए। कोई भी जनरली जो बिजनेस होते हैं दुनिया में लोग करते हैं, ज्यादातर वो जब सामान खरीदते हैं किसी और बिजनेस ओनर से तो वो उधार पे ही खरीदते हैं और फिर बाद में वो पैसा चुकाते हैं। ऐसा जनरली होता है बिजनेसेस के अंदर। तो गुड्स खरीदी मिस्टर के से तो गुड्स तो बढ़ गई 10,000 रुपए की, लेकिन क्योंकि उधार पे खरीदा है, यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कैश पे, तो मिस्टर के को हम क्रेडिटर बोलेंगे। चैप्टर 2 पढ़िए अगर आप क्रेडिटर नहीं जानते, जिससे उधार पे सामान खरीदा है। ठीक, मतलब हमें मिस्टर के को अब पैसे चुकाने पड़ेंगे भविष्य में, क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा उनसे। तो भविष्य में जब उनको हमें पैसे चुकाने हैं, उन्हें पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएंगे मिस्टर के। जब तक हम उनको पैसे नहीं दे देंगे, हमारी अकाउंटिंग में क्रेडिटर के अंदर लिखा जाएगा क्रेडिटर मिस्टर के ₹10,000। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं। तो मिस्टर के क्रेडिटर बढ़ गए 10,000 रुपए से। हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स है उसके अंदर क्रेडिटर बढ़ गए 10,000 रुपए। फिर परचेज गुड्स फॉर ₹2,000। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो ये भी नहीं लिखा कि परचेज गुड्स फॉर कैश, और ये भी नहीं लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर के। ना तो कोई नाम लिखा है ना कैश लिखा है। जब कोई नाम भी ना लिखा हो और कैश भी ना लिखा हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि कोई नाम तो लिखा नहीं है। कैश लिखा होता तो हम कैश में मान ही लेते, लेकिन कोई नाम भी नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। तो क्योंकि गुड्स खरीदी है, परचेज की है, तो गुड्स फिर से बढ़ गई 2,000 रुपीज की। लेकिन अब यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, तो कैश नीचे का एरो है, कैश 2,000 रुपए से और कम हो गया, 2,000 रुपए और कम हो गए कैश में। जो बिजनेस शुरू किया था 50,000 रुपए कैश लगाया था, 50,000 रुपए कैश पड़ गया था बिजनेस में, 50,000 रुपए लगाए थे, उसमें से 10,000 का सामान कैश में खरीद लिया, 2,000 का खरीद लिया, और ये जो 10,000 मिस्टर के से खरीदा ये तो अभी उधार पे खरीदा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू मिस्टर के ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, जो मिस्टर के से 10,000 का सामान खरीदा था, उनको जो फुल सेटलमेंट फाइनली जो सेटलमेंट किया, उनसे कहा देखो 10,000 नहीं, हम आपको 9,500 दे देते हैं, आप 9,500 ले लो और सेटलमेंट कर लो। तो हमने मिस्टर के को 9,500 रुपीज दिए। तो अब जब हम रुपए देंगे तो क्या कम होगा? हमारा कैश कम होगा। तो कैश कम हो गया 9,500 से 9,500 से। जो क्रेडिटर हमारे 10,000 रुपए के बढ़ गए थे, 10,000 रुपए हमें चुकाने थे मिस्टर के को, वो क्रेडिटर भी कम हो गए 10,000 रुपए के, मतलब खत्म हो गए क्रेडिटर। चाहे हम दे उन्हें 9,500 रहे, लेकिन 10,000 की क्रेडिटर थे, खत्म। अब हमें उन्हें कोई पैसा नहीं चुकाना है। लेकिन हुआ क्या, देने 10,000 थे, दे 9,500 रहे, तो हमें 500 रुपए का हो गया फायदा। अब ये जो फायदा हुआ है, ये फायदा जो कैपिटल जो हमारी होती है, जो बिजनेस ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, उसका जो पैसा बिजनेस में है वो कहलाती है उसकी कैपिटल। तो वो जो कैपिटल है, वो कैपिटल 500 रुपए से बढ़ गई, क्योंकि उसको फायदा हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर आप ध्यान दो, मैंने नोट में लिखा हुआ है, जब भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा या ड्रॉइंग होगी, तो कैपिटल कम हो जाएगी। जब भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर गेन हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो कैपिटल बढ़ गई। ऊपर का एरो है 500 रुपए से। अभी शुरुआत है, थोड़ा चीजें मुश्किल लग सकती हैं, आपको डाउट आ सकता है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दो, और जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये ट्रांजैक्शंस के कारण ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ हमको लिखते जाना है, कुछ हमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये ट्रांजैक्शन आपके लिए आगे बहुत इजी करने वाली है, ये चैप्टर और आगे के भी काफी चैप्टर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश ₹11,000। मनोज को 11,000 रुपए की सामान बेचा कैश में, लिखा हुआ ना, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश ₹11,000। 11,000 रुपए में सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश ₹11,000। मनोज को कैश में 11,000 रुपए में सामान बेचा, जिस सामान की कीमत 10,000 रुपए थी। मतलब हमको वो 10,000 में पड़ा था सामान, हमने बेच दिया 11,000 में। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, सामान बेचा, सामान मतलब क्या बेचा, गुड्स बेची, जो हम गुड्स खरीद खरीद के लाते थे। मान लीजिए कोई स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे वो पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर नोटबुक रजिस्टर स्कूल बैग रखते हैं, वो जो सामान है वो दुकानदार के लिए हो गया गुड्स, गुड्स गुड्स उसको कहते हैं गुड्स। ठीक, अगर कोई भी क्या होगा, ये जो टर्म्स हैं आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप 11th में है, सब चीजें नई है, तो आप चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से देखो, आप उस चैप्टर 2 के वीडियोस देखो, तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या गुड्स है क्या कैपिटल है। ठीक है, तो 11,000 का सामान कैश में बेच दिया मनोज को, जिसकी कीमत 10,000 थी, तो क्या हो गया, सामान कम हो गया। सबसे पहले तो हमारे लिए तो 10,000 का सामान था, तो गुड्स नीचे का एरो है, 10,000 रुपए की गुड्स कम हो गई हमारे पास। ठीक, कैश बढ़ गया, क्योंकि कैश में बेचा है तो कैश आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 11,000। अब 11,000 में बेचा है तो 11,000 ही तो आएगा, और कैपिटल भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपए का। हमने 10,000 का सामान 11,000 में बेच दिए तो हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है, अभी आप इन ट्रांजैक्शंस को देखो, इन्हें समझो, और धीरे धीरे आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से सब क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। सोल्ड गुड्स टू अजय ₹40,000 कॉस्टिंग ₹15,000। अब यहाँ पर देखो, अजय को गुड्स बेची, सामान बेचा 14,000 रुपए का, जिसकी कीमत 15,000 थी। 15,000 का सामान 14,000 में बेचा, मतलब 1,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक, कोई चीज में 15,000 की खरीद के लाया था, मैंने बेची 14,000 की, 40,000 की, तो मुझे तो लॉस हो गया 1,000 का। अब पहली बात लॉस हो गया। दूसरी बात, यहाँ देखो, यहाँ लिखा था सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश में बेचा है, यहाँ भी कैश नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब उधार पे बेचा है हमने, इसका मतलब हमने उधार पे बेचा है। तो सबसे पहली चीज तो भाई 15,000 का सामान पड़ा था, वो गुड्स हमें जो हम बेचा है वो हमें 50,000 का पड़ा था, तो हमारी गुड्स जो है वो कम हो गई, नीचे का डाउन एरो है 15,000 से, 15,000 की गुड्स कम हो गई। अजय, अब जिन लोगों को हम उधार पे सामान बेचते हैं, ठीक है, अजय ने मुझसे सामान खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, मुझसे उधार कर दिया कि बाद में दूंगा। तो अब जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें मैं ऐसे लोगों को डेटर हेडिंग के अंदर लिखता हूं। तो अजय मेरे लिए हो गया एक डेटर। जब मैं अजय से पैसे लूंगा भविष्य में, अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं, सामान खरीद लिया है, तो मैं डेटर वर्ड यूज करूंगा। तो डेटर टर्म है अजय के लिए, तो 14,000 रुपए के मेरे डेटर बढ़ गए, जिनसे मुझे पैसा लेना है भविष्य में, अभी उधार कर गए वो लोग। ठीक है, तो 15,000 के गुड्स कम हो गए, 14,000 की अजय की डेटर बढ़ गए मेरे 14,000 के, और कैपिटल कम हो गई 1,000 की, लॉस हो गया। क्योंकि लॉस क्यों हो गया, मुझे पड़ा था सामान 15,000 के गुड्स, और वही गुड्स 14,000 की बेचनी पड़ी, तो 1,000 का लॉस हो गया। तो मैंने आपको बताया जब भी लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल 1,000 रुपीज से कम हो गई। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, अब 30,000 की गुड्स बेची हैं। ठीक, यहाँ पर ना ये लिखा है कि कैश में बेची, ना ये लिखा है कि कोई नाम लिखा हो। ठीक, अब अगर नाम लिखा होता और कैश नहीं लिखा होता तो हम मान लेते कि उधार पे है, जैसे कि यहाँ। ठीक है, और अगर कैश लिखा होता तो हम समझ ही जाते कैश है। तो कैश और नेम, अगर दोनों चीजें मिसिंग हो, अगर दोनों ही चीजें नहीं दी गई हो, तो हम मान लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन है, वो कैश में बेचा या खरीदा गया है। तो यहाँ पर सोल्ड है, कैश में बेचा गया है 30,000 का सामान, तो गुड्स फिर से कम हो गई 30,000 की, और कैश बढ़ गया 30,000 से, क्योंकि 30,000 कैश में बेचा तो कैश आ जाएगा। और रिसीव्ड फ्रॉम अजय ₹13,500। अब जो हमने अजय को 14,000 में सामान बेचा था, उसने हमें फाइनल जो सेटलमेंट हुआ है उसमें 13,500 ही दे रहा है, कह रहा है मैं तो इतने ही दूंगा, 14,000 नहीं दूंगा। तो अब क्या होगा, हमारा कैश बढ़ेगा 13,500 से, क्योंकि अजय हमें दे रहा है 13,500, तो कैश बढ़ गया उतना। अजय जो डेटर था 14,000 का, वो खत्म हो गए, हमने डेटर कॉलम में अजय का नाम लिख के उसके आगे लिख दिया था 14,000 रुपीज से लेने हैं, लेकिन अब अजय हमें पैसे दे रहा है 13,500,
तो हमें वो मिटाना पड़ेगा, वो खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए जो 14,000 के डेटर हमने बढ़ाए थे, जो लिखे थे, वो हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे का एरो है। तो कैश कितना आया हमारे पास? कैश आया 13,500 का। डेटर खत्म हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम 14,000। और कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लॉस हो रहा है। चाहिए थे हमें 14,000, मिले 13,500, तो 500 का लॉस हो गया। और लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, कितने से? 500 रुपीज। तो ये सारी हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। आगे हम और कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। अगला ट्रांजैक्शन जानेंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। मान लीजिए आपने परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 लिखा हुआ है, मतलब आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का। आप पे पहले से भी फर्नीचर होगा बिजनेस के अंदर, 10,000 का फर्नीचर और खरीद लिया आपने। तो इससे क्या हुआ? फर्नीचर बढ़ गया आपके बिजनेस में, आपके पास 10,000 रुपए का फर्नीचर बढ़ गया। तो फर्नीचर जो एसेट के कॉलम में आप फर्नीचर लिखोगे, उसके आगे आप 10,000 रुपए का फर्नीचर ऐड कर दोगे, मतलब 10,000 रुपए का फर्नीचर बढ़ गया आपके पास। लेकिन कैश कम हो गया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जब खर्च करोगे तभी तो फर्नीचर लाओगे। इसी तरह सोल्ड मशीनरी फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए की मशीनरी सेल की है। अब मशीनरी बेची है, मतलब मशीनरी बहुत सारी है हमारे पास, उसमें से 5,000 रुपए की मशीनरी बेच दी, तो 5,000 रुपए की मशीनरी कम हो जाएगी। तो मशीनरी कम हो गई 5,000 रुपए से, 5,000 से, और कैश बढ़ जाएगा क्योंकि मशीनरी बेची है, सेल की है, तो 5,000 से कैश बढ़ गया। उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है आप नहीं समझ पा रहे हो तो चैप्टर 2 आपको देखना पड़ेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, ड्राइंग होता है बेसिकली कोई भी बिजनेसमैन, जैसे कि मेरी स्टेशनरी शॉप है, उसमें से मैं अपने खुद के घर के काम के लिए रजिस्टर और पेन, नोटबुक ये निकाल लूंगा, और तो मैं पैसे तो दूंगा नहीं उसमें। तो वो जो मैं अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए सामान निकालूंगा, वो अकाउंटिंग में तो मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ये इतने रुपए का सामान कहाँ गायब हो गया, जब क्योंकि बाद में अकाउंटिंग होगी, याद नहीं रहेगा। तो ड्राइंग नाम से लिखा जाएगा। जो पर्सनल यूज के लिए मालिक सामान या पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। अब अगर पैसा निकाला है, कैश विड्रॉ किया है, तो भाई कैश निकाला है तो कैश कम हो गया बिजनेस के अंदर, और कैश कम हुआ तो कैपिटल भी कम हो गई, जो पैसा लगाया हुआ था बिजनेस में वो भी कम हो गई। इसी तरह और अगर सामान निकाला है, जैसे मैंने कहा नोटबुक, रजिस्टर, पेन मैंने निकाल लिया, तो सामान जो गुड्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो जितना सामान निकाल लिया उतनी कम हो गई उनमें, और सामान कम हो गया तो मेरी कैपिटल भी कम हो गई। कैपिटल मतलब जितने का वो सामान था उतने से मेरी कैपिटल भी कम हो गई। कैपिटल होता क्या है? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है, जो सामान खरीदने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है, वो पूरा पैसा वो कहलाती है कैपिटल। इसके बाद सैलरी पेड। सैलरी पेड मतलब सैलरी जो देंगे। अब जो शॉप है उसके अंदर काम करते हैं लड़के हैं, तो उनको सैलरी भी तो देंगे, तो सैलरी जब पे करेंगे तो वो खर्चा है हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो सैलरी पेड एक्सपेंस है। जब सैलरी देंगे तो उससे क्या होगा? कैश कम होगा। अगर आप सैलरी दोगे तो आपकी जेब में कैश कम रह जाएगा ना, तो कैश कम होगा, ठीक है, डाउन एरो है। और कैपिटल भी कम होगी। जो कैश जब कम होगा तो कैपिटल में से ही तो पैसा दोगे आप, तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब सैलरी पेड में रेंट भी हो सकता है, आपकी शॉप रेंट पे हो, आप रेंट पेड, इंटरेस्ट आपने किसी को दिया हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, तो ये सारे खर्चों में कैश कम हो जाएगा क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, और कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड। कोई किसी भी चीज से जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी। ठीक, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए रेंट पे आपने कोई दुकान या मकान दे रखा है, तो उससे जब आपको रेंट मिलेगा तो उससे आपका तो कैश बढ़ेगा ना, और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, कैश बढ़ेगा तो। इसी तरह बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बॉट मतलब परचेज, पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, तो जब पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज लिखी हुई है, मतलब
जो बिजनेस में पैसा लगा था उससे पैसा निकाल के उसने मोटरसाइकिल खरीदी होगी, तभी तो बिजनेस के जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या होगा, अब बिजनेस में से पैसा निकाल के मोटरसाइकिल खरीदी है तो ड्राइंग की है, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाला है, और कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये 2 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको थोड़ा ध्यान दो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सबसे पहली चीज मैंने पहले भी समझाया है, मैं फिर से बता देता हूं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो 3 लोग होते हैं, 1 2 3। ये एक कौन है? ये तो होता है बिजनेस। बिजनेस मतलब मान लीजिए जो शॉप है स्टेशनरी की, उसका नाम है XYZ स्टोर, तो XYZ स्टोर हो गया अलग चीज। फिर बिजनेस का जो ओनर होता है, जो बिजनेस का मालिक है, ठीक, मान लीजिए ये अमित, और एक होते हैं हम, अपन लोग जो है मान लीजिए, और अपन लोग कौन होते हैं? हम लोग जो होते हैं जो ये कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें अकाउंटेंट। तो जब भी अकाउंट्स बनते हैं तो 3 लोगों को, जो ओनर है उसको अलग माना जाता है बिजनेस से। अब क्या हुआ, जब ओनर ने बिजनेस शुरू किया तो उसने बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा लगाया था, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, पैसा लगाया था, मतलब कैश दिया था, और कैपिटल कहलाती है। अब जो पैसा ओनर ने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया था उसको अकाउंटिंग में हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। अब क्या हुआ, जब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो जो पैसा लगाया उस पर उसको ब्याज मिलेगा, उसको बिजनेस जो है ओनर को ब्याज देगी। मान लीजिए ओनर ने लगाए 100 रुपए, तो 100 रुपए पे बिजनेस उसको 10% का ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपीज, ठीक। तो ये टोटल उसकी कैपिटल हो जाएगी 110 1 साल के बाद, जब उसको ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही पॉइंट है, जो ओनर है हमें, तो उसने 100 रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए लगाए थे, अब बिजनेस उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा 1 साल बाद, जब 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर होता है ना, तो जब 31 मार्च को अकाउंटिंग बुक्स क्लोज होंगी तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा जो कैपिटल उसने लगाई। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा, इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ गई। पहले 100 रुपए थी, उसने कैपिटल लगाई थी, उसमें 10 रुपए और जुड़ गए इंटरेस्ट के ब्याज के, तो 110 रुपए हो गए, 110। अभी 110 उसकी कैपिटल हो गई, तो क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई। और कैपिटल किस कॉलम में आता है? लायबिलिटी। मैंने आपको अभी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का जो शुरू में ही मैंने बताया था आपको, लायबिलिटी एसेट सब एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां पर देखोगे लायबिलिटी कॉलम के अंदर कैपिटल आता है, तो लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है, कैपिटल बढ़ गई हमारी 100 रुपए से 110 रुपए हो गई। लेकिन अब जो बिजनेस है, बिजनेस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ओनर जो है वो ही तो बिजनेस चलाता है, लेकिन हम बिजनेस को अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं, और हम अलग हैं अकाउंटेंट। अब क्या है, जो बिजनेस पैसा देगा ओनर को, वो खुद से तो देगा नहीं, वो देगा तो ओनर की जो कैपिटल है, जो ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा रखा है, उसी में से ही देगा ना। तो जब 100 रुपए में पे वो 10% देगा तो कहां से देगा, वो ओनर का जो पैसा है उसी में से निकाल के देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10% 100 रुपीज पैसे मिले हैं उसको, ये इसी कैपिटल में से मिले हैं, इसी में से फिर ये 10 रुपए लेस हो जाएंगे, क्योंकि 100 रुपए में 10% उसको इंटरेस्ट मिलना था, उसको मिल गया, उसकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक, बढ़ गई। लेकिन वही कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि ये खर्चा है, जो इंटरेस्ट जो दिया गया है वो एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चा कहाँ से दिया जाता है, खर्चा कैपिटल में से दिया जाता है। हम जितने ट्रांजैक्शन करते हुए आए हैं, जैसे अगर कैश कम हो रहा है कैपिटल कम होगी, गुड्स कम होगी कैपिटल कम होगा, हम ये खर्चा है, सैलरी है, मान लीजिए हमने सैलरी दी, तो सैलरी से कैश कम हुआ बिजनेस में, क्योंकि कैश जब हम पैसा देंगे तो कैश तो कम हो ही जाएगा, लेकिन कैश कम हुआ तो कैपिटल भी कम हो गई ना ओनर। उसी तरह जब हमने इंटरेस्ट दिया कैपिटल पर, तो इंटरेस्ट देने से भी कैपिटल कम हो गई।
तो जो एडजस्टमेंट होगा वो इसी तरह होगा, कैपिटल में ही 10 रुपए जुड़ जाएंगे, मतलब जो इंटरेस्ट है वो जुड़ ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। हमको ये करके शो करना होता है क्वेश्चन में, लेटर ऑन इसका इफेक्ट तो नलिफाई हो जाता है, कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी फंडा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग की थी, कैश निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए। अब जो ये पैसा निकाला है, कैश निकाला है, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओनर को। ओनर ने अपने काम के लिए बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो जो पैसा निकाला है उस पर उसको अब 10% रुपए बिजनेस को चुकाने पड़ेंगे, 10% इंटरेस्ट उसको बिजनेस को चुकाना पड़ेगा। तो क्योंकि वो बिजनेस को चुकाएगा तो उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस अपने जो कैपिटल है उसमें से ही तो 10% देगा, और बिजनेस के लिए वो इनकम है, क्योंकि 10% मिल रहा है बिजनेस को, जो ड्राइंग हुई उस पर इंटरेस्ट, तो कैपिटल बढ़ेगी। मुझे पता है ये काफी कंफ्यूजिंग है, आगे सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे, सब इजी लगेगा। अभी आप पहली बार देख रहे हो, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ और आप जहाँ पर हो उसमें बहुत अंतर है। आप अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो, इन चीज़ों को समझना पहली बार में उतना आसान नहीं है, तो आप टाइम दो, जितनी चीज़ें समझ रहे हो उस पर फोकस करो, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसके बाद पॉइंट 18, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फिक्स्ड एसेट। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो चैप्टर 2 को देखो, चैप्टर 2 की वीडियोस देखो, क्लासेस अटेंड करो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डेप्रिसिएशन का छोटा सा फटाफट एग्जांपल। मान लीजिए आपने 15,000 रुपए का सैमसंग का मोबाइल खरीदा, मान लीजिए आपने 15,000 रुपीज का सैमसंग का मोबाइल खरीदा आज। अब 1 साल बाद आप वो मोबाइल बेचोगे तो कितने का बिकेगा, 15,000 का बिक जाएगा? नहीं, कुछ कम कीमत का बिकेगा। तो मान लीजिए 7,000 या 8,000 का बिकेगा, तो उसकी कीमत कम क्यों हो गई? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई 1 साल के अंदर। मोबाइल यूज करते हुए कहीं से उसकी पॉलिश निकल गई, उसका यूज करते हुए वो गंदा हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारे जो चीजें हुई ये सब मिलके क्या करती हैं, जो कीमत है, जो मोबाइल की कीमत थी उसको कम कर दिया इन सारी चीजों ने मिलके, इन सारे कारणों ने मिलके। तो वो जो कीमत कम होगी उस मोबाइल की 1 साल के अंदर, वही कहलाएगी डेप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी होती है, अब मशीनरी है वो यूज होती है, वो चलती है, घिसती है। जब आप नई कोई चीज खरीद के लाते हो और 1 साल बाद उसको बेचने जाओगे तो उसकी कीमत कम ही मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि नए में और पुराने में यूजेज हो गया, कुछ खराब हो गया, ऐसी चीजें हो गई, तो वो जो अंतर होता है जो रेट का, वही कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी लाए आप, मशीनरी आपने यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन से मशीनरी की कीमत कम होगी। जो सैमसंग का मोबाइल 15,000 का था, 8,000 का बेच रहा है, मतलब डिफरेंस 7,000, तो 7,000 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी की कीमत कम होगी 7,000 से, तो मशीनरी की कीमत कम होगी, डाउन एरो है, और मशीनरी की कीमत कम होगी तो जो कैपिटल है, जो बिजनेस में ओनर का पैसा लगा है, जो ओनर अपनी कैपिटल पहले उस मशीनरी की कीमत मिला के, मान लीजिए आप सोचते थे कि मेरे पास टोटल कितनी संपत्ति है, तो आप उसमें 15,000 मोबाइल की कीमत ऐड करके देखते थे। 1 साल बाद आप जब उस मोबाइल की कीमत ऐड करोगे अपनी संपत्ति में, तो 15,000 की जगह कितनी करोगे, 7,000 या 8,000 करोगे, तो 7,000 लेस हो गई ना आपकी जो टोटल संपत्ति थी, जो टोटल कैपिटल थी। उसी तरह कैपिटल कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी 7,000 रुपीज। रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है? खर्चा होता है जो कि आपको आगे चल के पे करना है। खर्चा कर लिया, जैसे कि हमारा बिजली का बिल होता है, हमारे यहाँ हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसको पैसा नहीं देते हैं, जब बिल आता है बाद में पैसा देते हैं, ठीक है। जैसे पोस्टपेड मोबाइल होता है, मोबाइल यूज कर लेते हैं, उसका बिल आता है, उसके बाद हम पैसा चुकाते हैं उसको। तो ये जो चीजें होती हैं, जो हम यूज को कर लिया, हमने फायदा उठा लिया लेकिन पैसा नहीं चुकाया, बाद में चुकाएंगे, वही कहलाता है एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है,
हम जहाँ मकान में रहते थे, हम 3 महीने रहे, हमने रेंट नहीं दिया, लेकिन हमें रेंट देना तो पड़ेगा। तो वो जो खर्चे होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है पैसा चुकाने की। जो लायबिलिटी होती है उसको मैं हिंदी में यही बोलता हूँ, पैसा चुकाने की जिम्मेदारी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी कहलाता है। तो हमारी जो लायबिलिटी है, पैसा चुकाने की जिम्मेदारी है, वो बढ़ गई। 3 महीने की हमें पैसा चुकाना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ने से, क्योंकि पैसा चुकाने हमें अब 3 महीने का पैसा चुकाना है, तो जब हम पैसा चुकाएंगे 3 महीने का, उससे क्या होगा, जो हमारी जेब में पैसा है, जो कैपिटल है हमारी, वो कम हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। ये एज इट इज आप समझ लो, एज इट इज इनको आप याद कर लो। मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, जब क्वेश्चंस करोगे तो आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आप इनको ऐसे रिलेट कर करके देख सकते हो, जिससे कि आपको ये याद भी रहेंगी कि इस सिचुएशन में कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर ये सिचुएशन दी है तो आप समझ जाओगे अरे कैश कम होगा, कैपिटल भी कम होगी। अगर ये सिचुएशन आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो आप समझ जाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो बढ़ेगा और कैपिटल कम होगा। आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।